हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट अपन जो यूरिन का फॉर्मेशन का पार्ट 2 था उसके अंदर अपन देखेंगे ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन के बाद में अपन दूसरा पार्ट देखेंगे रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का। तो ये आफ्रेंट आर्टेरियल है और आफ्रेंट आर्टेरियल आगे चल के जब वुमन कैप्सूल में जाने से पहले जो टफ्ट बनाती है उसको अपन ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस है वो अपन ने फिल्ट्रेशन देखी लिया उससे पहले वीडियो में, और ये वाली होती है इफरेंट आर्टेरियल। तो होता क्या है, तो आफ्रेंट आर्टेरियल से ब्लड आता है तो वो आफ्रेंट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। ग्लोमेरुलस के अंदर जाने के बाद में यहाँ से जो फिल्टर करवाता है सारे के सारे चीज़ों को, लगभग 1200 ml आ रहा था, तो यहाँ से ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, इन सारों को लगभग ये यहाँ से फ़िल्टर करवा के इस वुमन कैप्सूल के अंदर डाल देता है, तो जिसको अपन फिल्ट्रेट कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह ये नहीं आ पाती है। ये नहीं आने का कारण अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, क्योंकि फेनेस्ट्रेटेड पोर्स पाया जाता है, इसलिए ये नहीं आती, बस यही आ पाती है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, पास वाला हिस्सा ट्यूब का जो कोइल्ड है, तो इसको अपन कहते हैं पीसीटी, मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। तो पास वाला हिस्सा है और कोइल्ड है, ये मुड़ा हुआ है, इसलिए अपन पीसीटी कहते हैं। तो इसके अंदर अपन पहली जो स्टेप है वो अपन स्टेप देखेंगे कि ग्लोमेरुलस के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का कैसे होता है, जो ट्यूबुल्स हैं उनके अंदर। तो रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे पीसीटी के अंदर अपन। रीअब्जॉर्प्शन है जो पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, जो भी अपने पास सोडियम आता है, अपने पास ग्लूकोज आता है, वाटर आता है, वो सारा का सारा अमाइनो एसिड हो गया, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर चल जाता है। जो अपनी ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी चारों तरफ होती है, तो उसमें लगभग 65% तो अपना वाटर चला जाता है, और वाटर के साथ में ही 65% सोडियम चला जाता है। हमेशा क्या सोडियम जाएगा तो उसके साथ वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा। 100% जो हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन वो ग्लूकोज का हो जाएगा, अमाइनो एसिड का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा अगर ग्लूकोज अपने को ले लिया, सारा का सारा ग्लूकोज अपन ने नहीं निकाला, कुछ यूरिन से बाहर निकल गया तो समस्या हो सकती है। ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उस चीज़ को। ये होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर अपने को देखने को मिलता है इसका रीअब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब होती है, एक होती है डिसेंडिंग, एक होती है असेंडिंग, जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो नीचे की तरफ जा रही है ना, उस वाले को अपन कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जाएगी वो वाली जो लिम्ब हो जाएगी उसको अपन कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये पूरा नाम होता है इसका। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के प्रति क्या होती है, परमिएबल होती है, ये परमिएबल टू वाटर होती है। तो और दो होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा सकती है, इसकी कैपेसिटी बस इतनी ही है। और जो असेंडिंग वाली होती है वो वाली वाटर के प्रति इम्परमिएबल होती है, और जो आयंस होते हैं उनके प्रति परमिएबल होती है। तो वो वहाँ से वाटर के अलावा जो भी आयन है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, उन सारे के सारे आयंस को ये रीअब्जॉर्प्शन करवा लेती है। तो जो यहाँ से आ रहा था अपना वाटर, इस वाटर को ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग वाली लिम्ब है ये इसको क्या करवा लेती है, परमिएबल होने की वजह से पूरे के पूरे फ्लूइड को, मैक्सिमम तौर पे इस फ्लूइड को इस चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में डाल देती है। बचा हुआ जो इसमें आयन बच गया था, क्योंकि वाटर तो निकल गया था, अब आयन बचे हैं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो वो वाले आयंस क्या होते हैं, जो उसकी असेंडिंग लिम्ब होती है वो इन आयंस के प्रति परमिएबल होती है, तो ये आयंस को वो रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड का और आयन का जो बैलेंस था वो मेंटेन रहता है। तो ये लूप ऑफ हेनले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई जो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इस वाले हिस्से को अपन कहते हैं डीसीटी। और डीसीटी वाला पोर्शन होता है ना, वो इन्फ्लुएंस में रहता है उसके एल्डोस्टेरोन और एडीएच के। तो उसकी वजह से क्या करवाता है, ये यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन। तो ये क्या काम करवाता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा जो भी बचा हुआ रिमेनिंग फ्लूइड होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वाटर होंगे, कुछ और अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो इन इलेक्ट्रोलाइट को ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। तो जो इसका मेन फंक्शन हो गया इन सारों का, तो इनके थ्रू ये क्या काम करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है अपनी जो बीपी होती है उसको और फ्लूइड को मेंटेन करवाने के लिए। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, उसको फ्लूइड को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करवाता है, और अपनी ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करवाता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल हो गया।
अब अपन ने जो पहली स्टेप देखी थी वो इसकी रीएब्जॉर्प्शन, वैसे तो ये दूसरी स्टेप है पर आज वाली क्लास में अपन ने रीएब्जॉर्प्शन पहला देखा। इसके बाद में अपन अब देख रहे हैं दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा सिक्रेशन, जिसको अपन कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्योंकि ट्यूब से रीएब्जॉर्प्शन तो अपन ने कर लिया था अपनी वाली ट्यूब ने, तो अब क्या करेगी, वापस से सिक्रेशन भी तो काम करवाएगी ना। सारा का सारा चीज़ें तो अंदर ले नहीं रही, अंदर जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी तो बाहर निकालेगी। तो जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है वो तीसरी वाली स्टेप है। और ये ट्यूबुलर सिक्रेशन दो जगह से होता है। पहली तो स्टेप जो होती है वो होती है DCT से, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, और जो दूसरी वाली स्टेप होती है वो होती है कलेक्टिंग डक्ट से। दोनों ये जो होता है ये ट्यूबुलर सिक्रेशन ये एक्टिव प्रोसेस होता है। अपने को एनर्जी चाहिए होती है इसको करवाने के लिए, ATP की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक्टिव प्रोसेस होता है ये। इसके अंदर अपने को इम्पोर्टेंटली जो आयंस है उन आयंस के ऊपर रोल प्ले करवाता है ये सिक्रेशन का, तो वो होता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, क्रेटिनिन, कुछ मेडिसिन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें ये कैपिलरी के अंदर डालने का काम करवाता है। सारी जब ये कैपिलरी के अंदर डालेगा तो ये कैपिलरी से अपन इसी चीज़ को अपन कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि ट्यूब से इसने सिक्रेट करवा दिया कैपिलरी के अंदर, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर ये सोडियम हो गया करवाता है उसका बहुत कम मात्रा में, पर हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, अमोनिया, क्रेटिनिन, यूरिया, ड्रग्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म करवाने के बाद में ये अंदर भेज देता है। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल हो गया कि ये क्यों ज़रूरी है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ज़रूरी क्यों है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो इम्पोर्टेंस होता है सबसे बड़ा कि एसिड बेस को ये बैलेंस करवाता है। क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन होगा वो क्या काम करवाएगा, pH को मेंटेन करवाएगा, ज़्यादा अगर होगा तो अंदर समस्या करवा देगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देता है, एक लेवल तक ही अंदर रखता है। पोटेशियम आयन को अगर अंदर ज़्यादा रख दिया तो ये हार्ट के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। अगर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह इनको अंदर रखवा दिया तो ये फिर से कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। तो यही इसका रोल होता है, पहला तो एसिड बेस बैलेंस बनवाना और दूसरा रिमूव करवाना एक्सेसिव आयन और टॉक्सिक सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर से। तो जो इसका फाइनल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, जब इससे ये बहुत सारे अपने DCT आ गए, ये कलेक्टिंग डक्ट है, वो कलेक्टिंग डक्ट से फाइनली क्या बनवाता है, यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हार्मोन और कुछ मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें निकल रही थी। तो पहली स्टेप जो अपन ने देखी थी वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन थी। दूसरी वाली स्टेप थी जो रीएब्जॉर्प्शन वाली स्टेप थी, जिसके अंदर PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT अपन ने देखा था। PCT के अंदर अपन ने ये सारा का सारा रीएब्जॉर्प्शन देख लिया, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड का 100% इनका। लूप ऑफ हेनले की दो लिम्ब थी, असेंडिंग, डिसेंडिंग वाला वाटर के प्रति और असेंडिंग वाला आयंस के प्रति परमिएबल था। जो DCT था वो इन्फ्लुएंस में अंडर में आता है एल्डोस्टेरोन और ADH के, जो सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ट्यूब के अंदर और वापस से ये मेंटेन करवाता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और अपनी BP को। तीसरी वाली स्टेप है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इनको यूरिया, यूरिक एसिड, इनको सबको बाहर निकालता है, क्रेटिनिन, मेटाबोलाइट को, और लास्ट में यूरिन बना देता है। तो ये है यूरिन का कंप्लीट फॉर्मेशन। थैंक यू।